बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 9th, आज 11 अगस्त 2020 को ट्यूसडे हमने आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन इसका करेंगे हम टॉपिक में। और अगर हम चैप्टर नंबर 3 के टाइटल की बात करें तो वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में इल्म होना चाहिए। नेक्स्ट अगला स्टेप है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। पीरियोडिक का लफ्ज़ पीरियड से लिया गया है और टेबल जो है वो ग्रुप को कहा जाएगा। पीरियड और ग्रुप क्या होता है? एक वर्टिकल कॉलम होता है और पीरियड क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल रो होती है। अगर एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की बिना पे कैटेगराइज किया जाए तो हमारे पास एक फ्रेमवर्क ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स हासिल होता है। दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। उसे आप क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अगर आपको याद हो, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक पढ़ा था तब मैंने आपको एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनके एटॉमिक नंबर मेमोराइज़ करने के ट्रिक बताए थे। तो उसमें जो हम इस तरह वर्टिकल कॉलम की बात कर रहे थे, मिसाल के तौर पे पहला ग्रुप हाल ही ने की रब से फरियाद के हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीज़ियम और फ्रेंशियम, तो वो एक वर्टिकल कॉलम था, वो ग्रुप था। जबकि जब इस तरह से अरेंज कर चुके होते हैं हमारे पास इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल स्केच भी एज सच हमें हासिल होता है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन और उसके सामने हीलियम, इसी तरह लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है? एक हॉरिजॉन्टल रो है, ये पीरियड है। तो पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। कहने का मकसद लिथियम और बेरिलियम के मुख्तलिफ होंगे, बोरॉन के मुख्तलिफ, कार्बन के मुख्तलिफ, नाइट्रोजन की मुख्तलिफ। लेकिन जो वर्टिकल कॉलम्स में पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीज़ियम और फ्रेंशियम, इनकी खसूसियात एक जैसी होंगी। तो इस तरह एक जैसी खसूसियात को एक वर्टिकल कॉलम में और डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स वालों को एक हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज किया तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज़ और वर्टिकल कॉलम्स के एक फ्रेमवर्क हासिल हुआ। उस फ्रेमवर्क को पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। और खसूसियात में चूँकि बतदरीज तब्दीली आती है और दोबारा दोहराव भी आता है, इसलिए हम इसे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, खसूसियात का दोहराव। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इस चीज़ की, इस अम्र की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो अगर आप लोग गौर करें, पहले चैप्टर में एलिमेंट वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि इब्तदाइया दौर में सिर्फ़ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। उन 9 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को मेमोराइज़ करना कदरे आसान था। लेकिन 19वीं सदी के अवाखिर तक आपने पढ़ा कि अप्रॉक्सीमेटली 63 एलिमेंट्स वर नोन। तकरीबन 63 एलिमेंट्स दरियाफ्त कर लिए गए थे।
उसके बाद अगर अब तक हम देखें तो तकरीबन मोर देन 100 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। तो इस तरह तमाम खसूसियात तमाम एलिमेंट्स के लिए एक वक्त में याद रखना हमारे लिए नामुमकिन है। तो हमने स्टडी को आसान करने के लिए किसी एक एलिमेंट को स्टडी किया, बाकी तमाम हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड ऐसा बिहेवियर आएगा। बेरिलियम को स्टडी किया, पूरे ग्रुप को स्टडी कर लिया। हमने अपने स्टडी को ज़्यादा सिस्टमेटिक, वेल ऑर्गेनाइज, ईजी बनाने के लिए ये काम किया, और इसकी वजह से हमें एलिमेंट्स को स्टडी करना आसान जब हो गया तो इस पहलू पे बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं था। उसमें जो मुख्तलिफ नामी ग्रामी साइंसदान हैं उनका ज़िक्र आपकी बुक में किया गया है। जैसा कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो डो ब्राइनर्स नामी एक केमिस्ट आते हैं, उन्होंने पेश किया, इनके फार्मूले को ट्राइएड की फॉर्म में लिखा जा सकता है। डो ब्राइनर्स ट्राइएड्स, ट्राई स्टैंड फॉर 3, एड्स स्टैंड फॉर एडिशन, एडिशन ऑफ 3 एलिमेंट्स। इनके मुताबिक इन्होंने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 3 एलिमेंट्स का एक सेट है, उनकी खसूसियात एक जैसी हैं, लिहाजा उन्हें एक जगह पे इकट्ठा होना चाहिए और उनको उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बना पे अरेंज करना चाहिए। इस तरह से अरेंज करोगे कि जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा उसका सबसे कम मास, उससे नीचे वाले का उससे ज़्यादा और सबसे नीचे वाले का सबसे ज़्यादा, और जो दरमियान वाला एलिमेंट होगा उसका बाकी दो का एवरेज एटॉमिक मास आएगा। और इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे पास लिथियम, सोडियम और पोटासियम, इन 3 एलिमेंट्स को अगर अरेंज करें तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, पोटासियम का एटॉमिक मास 39 होता है। अगर 2 से डिवाइड करें तो 46 तकसीम 2 23 आ गया। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 ही होता है, लिथियम का 7 होता है और पोटासियम का 39 होता है। बिल्कुल ये बात ज़रूर अच्छी लगती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था। इसमें जो उस वक्त तक नॉन एलिमेंट्स थे वो भी सारे के सारे ऑर्गेनाइज नहीं होते थे, इसलिए डो ब्राइनर के काम को इतनी ज़्यादा अहमियत ना दी गई। मुझे एक बात यहाँ पे याद आती है, बेटा तकरीबन सन 2015 या 16 की बात है, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दिया डो ब्राइनर के काम को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों ना दी गई, और बच्चा पेपर में जवाब उसका लिखता है क्योंकि डो ब्राइनर अपना काम दरमियान भी नहीं बीच में छोड़ के इधर उधर के कामों में मसरूफ़ हो गया। और हम जानते हैं कि अगर कोई अपना काम मुकम्मल ना करे तो उसके काम को अहमियत नहीं दी जाती, तो ये बात गलत है। उन्होंने तमाम एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था, ये उनके जो फार्मूला था उसके मुताबिक तमाम एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया जा सकता था, लिहाजा ये ड्रॉबैक था, इस वजह से इम्पोर्टेंस ना दी गई। तो उसके बाद न्यूलैंड्स नामी एक केमिस्ट आए, जो आज हम दूसरा हिस्सा इंट्रोडक्शन के हवाले से पढ़ेंगे। न्यूलैंड्स, इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया। ऑक्टेव्स स्टैंड फॉर 8 का कानून।
इनके मुताबिक अगर एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बना पे अरेंज करें की बुनियाद पर अरेंज करें तो हर 8वें एलिमेंट की खसूसियात पहले वाले से मैच हो जाती हैं, जैसा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उसके बाद सोडियम। नियॉन तक डिस्कवर नहीं हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वें एलिमेंट के पहले के साथ खसूसियात मैच कर गई। ये इनका नज़रिया था और इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के फॉर्म में पेश किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कॉमा एवरी 8th एलिमेंट विल हैव सेम प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक फर्स्ट वन। जो उससे पहले वाला होगा 8वें की खसूसियात उसके साथ मैच कर जाएंगे। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक था कि एक तो सारे एलिमेंट्स प्रॉपर पोजीशन पे अरेंज नहीं होते थे, एक ये ड्रॉबैक था। आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं थी, दूसरा ड्रॉबैक। तीसरा अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जैसा कि मैंने अभी बोला कि नोबल गैस नियॉन तब नहीं डिस्कवर की गई थी, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जगह भी नहीं थी। तो बेटा आपको मैं एक टेक्निकल मिसाल देता हूँ। पीरियाडिक टेबल बनाना कोई इतना आसान काम नहीं कि सुबह को आप उठें और पीरियाडिक टेबल बना दें, शाम को फिर नया रात को एलिमेंट डिस्कवर किया और आप अर्ली मॉर्निंग फिर दोबारा से ऑर्गेनाइज कर लें। यह ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके लिए साल हा साल की मेहनत दरकार होती है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट अपना कीमती वक्त इस पर सर्व करते हैं, फिर जाके वो किसी फ़ाइनल हतमी नतीजे पे पहुंचते हैं। मैं आपको एक मिसाल ये देने वाला था कि अगर हम बेवकूफ़ लोगों की बात करें तो उनकी प्लानिंग कुछ इस तरह से होती है कि अगर एक घर के 3 बच्चे हैं ना, तो पहले भाई की शादी करने लगेंगे, अपने पहले वाले घर को वो गिराते हैं, बड़ा ज़बरदस्त डेकोरेटेड वो एक नया घर एस्टेब्लिश करते हैं, पेंट करवाते हैं, गिराने पे खर्च किया, फिर बनाने पे खर्च किया, बड़ा ज़बरदस्त वेल डेकोरेटेड घर बना लिया। 6 माह गुजरे, साल गुजरा, भाभी के साथ नहीं बने, भाई के नेचर चेंज हो गए, ससुराल ने भाभी को एक्सेप्ट ना किया, बहू को, व्हाटएवर जो भी मसला मसाइल बन जाए, वो भाई अलग होने लगता है। नक्शा इस तरह से नहीं था कि दरमियान में से पार्टीशन करें और उससे अलग कर दें, नो। क्या हुआ, इतना हिस्सा तो मेरे हिस्से में आ रहा है जी, वो बेशक उसमें कमरा आ रहा हो, वो गिराना पड़ता है, दोबारा से वो गिराते हैं, गिराने पे फिर और आरजी रहायश के लिए दोबारा से इस्टेब्लिश करते हैं, फिर नहीं सीखते। जो बात एक हज़रत आदम से चलती आ रही है कि जितने भाई होते हैं उतने चूल्हे बनते हैं, फिर नहीं सीखेंगे। बकिया 2 भाई रहते हैं, फिर दोबारा से घर बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे, शादी करेंगे, फिर एक भाई अलग होगा, फिर दोबारा से गिराएंगे। मतलब वो सारी ज़िंदगी अपनी जमा पूंजी इसी चीज़ पे लगाते रहते हैं, इस वजह से वो लोग आगे तरक्की नहीं कर सकते। सेम पीरियाडिक टेबल भी ऐसा होना चाहिए कि ये ना हो कि उसी को बनाते रहो, उसी को गिराते रहो, बनाते रहो, गिराते रहो, ये काम नहीं। अक्लमंद लोग जो होते हैं वो इसके मुकाबले में क्या करते हैं, वो एक ही बार घर का नक्शा इस तरह से बनाते हैं। 3 भाई हैं, अगर कल कलां इन्होंने सेपरेट होना भी हो तो दरमियान में से दीवार करना चाहें तो कर लें, वरना इतना हिस्सा उसका अलग है, उसमें कोई गिराने की ज़रूरत पेश नहीं आती मकानात को। इसलिए वो एक ही बार अपनी एफ़र्ट्स या जमा पूंजी एनर्जी जो है सर्व करते हैं मकान बनाने पे, बार बार नहीं करते। इसी तरह साइंटिस्ट हजरात की भी कोशिश यही थी कि ऐसा पीरियाडिक टेबल बन जाए जिसको एक्सेप्ट किया जाए, फिर बार बार रद्द-ओ-बदल ना करने पड़े। कल को नया एलिमेंट डिस्कवर होगा, उसके लिए फिर जगह नहीं है, फिर दोबारा से उसके लिए जगह ढूंढते ढूंढते पहले वाला सारा गिरा दो, दोबारा से नक्शा तैयार करो। तो ये गलत था। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं थी। उसके बाद मेंडलीव्स का पीरियाडिक टेबल है, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बेटा मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।